नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे बढ़ते खबरों की ओर और बात करते हैं अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और दान राशि में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे प्रकरण पर सियासी और प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें जांच की प्रगति और अब तक सामने आए तथ्यों की समीक्षा की जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, चढ़ावा प्रबंधन और एसआईटी जांच की मौजूदा स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी ले सकती है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ कर्मचारियों, अधिकारियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की है और एसआईटी की जांच अब मंदिर परिसर की निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज, नकदी गिनती की प्रक्रिया और सुरक्षा प्रबंधन तक पहुंच गई है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद उस समय सुर्खियों में आया था जब जब जिस तरीके से ऑडिट और आंतरिक जांच के दौरान दान राशि के प्रबंधन को लेकर सवाल उठे थे और इसके बाद मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया। आरोप लगे कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई राशि के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जिसे पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे एसआईटी के सामने पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इस मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। योगी ने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि 500 साल इंतजार किया है तो 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस बीच जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी ने नकदी गिनती से जुड़े कर्मचारियों और ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से भी पूछताछ की। वहीं विपक्ष लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। कुछ राजनीतिक दलों ने न्यायिक जांच की मांग उठाई है, जबकि सरकार का कहना है कि एसआईटी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या में होने वाली बैठक जो उनकी है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके बाद जांच की दिशा और तेज हो सकती है और माना जा रहा है कि बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही ना बरती जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक और एसआईटी की अगली रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे राम मंदिर चढ़ावा विवाद की सच्चाई सामने आने की उम्मीद की जा रही है। अब तस्वीरों के माध्यम से समझिए तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार जो है वो यहाँ पर राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रही है। तो फिलहाल उसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं नीट यूजी की तरफ। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। पिछले पेपर लीक विवाद और परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों के बाद केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक निगरानी तंत्र तैयार किया है। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके लिए देश भर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार परीक्षा केंद्रों पर केवल पारंपरिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की कई स्तरों पर जांच होगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े को रोका जा सके। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लाइव निगरानी की जाएगी। कई केंद्रों पर एआई आधारित सर्विलेंस सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई राज्यों में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उनके वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को विशेष सुरक्षा घेरे में रखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को परीक्षा तक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में रखा गया है, जहां मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की अनुमति नहीं है। प्रश्न पत्र की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बार अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड और प्रवेश नियम भी पहले से ज्यादा सख्त किए गए हैं।
फेस रिकॉग्निशन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रकार के चेहरे को ढकने वाले परिधानों और एक्सेसरीज पर प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर, फ्रिस्किंग और अन्य सुरक्षा जांच की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। और उधर एनटीए ने अभ्यर्थियों को फर्जी सूचनाओं और साइबर ठगी से बचाने के लिए सत्यापित व्हाट्सएप अलर्ट सेवा भी शुरू कर दी है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियां केवल अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएंगी, यानी आप ट्रस्टेबल सोर्स पर ही ट्रस्ट कीजिए, ना कि किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप के मैसेज पर। छात्रों से किसी भी अफवाह या पेपर लीक के दावे पर भरोसा ना करने की यहां पर अपील की गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। दोबारा से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नीट के जो पेपर है वो दोबारा लीक हो गए, लेकिन उसी के चलते एनटीए ने यहां पर पहल की है। एनटीए ने बताया है कि भैया, जब पेपर की जिम्मेदारी, उन प्रश्न पत्र की जिम्मेदारी एयरफोर्स के हाथ में है तो लीक का सवाल भी कैसे उठ सकता है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस बार परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और राज्यों के अधिकारियों को छात्रों की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। और सरकार का दावा है कि हाईटेक निगरानी, बहुस्तरीय सुरक्षा और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए नीट यूजी री एग्जाम को पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाएगा। लगाए जा रहे थे, बयानबाजी की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो है पेपर दोबारा लीक हो गए हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एनटीए ने और खास तौर पर शिक्षा विभाग ने ये एक उच्च स्तर पर जाहिर कर दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं मध्य पूर्व तनाव की, क्योंकि तनाव टला है लेकिन तनाव की स्थिति नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते के बाद अब एक नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में जारी संघर्ष ने इस पूरी डील पर सवाल खड़े कर दिए हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि जिस समझौते को पश्चिम एशिया में शांति की शुरुआत माना जा रहा था, वही अब नई चुनौतियों से घिरता नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में एक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को रोकने और तनाव कम करने पर सहमति बनी थी और इस डील का उद्देश्य सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करना नहीं था, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता लाना भी था। लेकिन समझौते के कुछ ही दिनों बाद दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष फिर से तेज हो गया है। इजरायली सेना ने कई हवाई हमले किए, जबकि हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है और इन झड़पों में दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ है। और इस बढ़ते तनाव का असर अमेरिका ईरान वार्ता पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच अगली महत्वपूर्ण बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को इस वार्ता में शामिल होना था, लेकिन बदलते हालात के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई और ईरान ने भी संकेत दिया है कि जब तक लेबनान में हालात सामान्य नहीं होते तब तक आगे की बातचीत मुश्किल हो सकती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि अगर इजरायली सेना लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखती है या फिर हमले जारी रखती है तो ये शांति समझौते की भावना के खिलाफ होगा। तो दूसरी तरफ इजराइल का भी कहना है कि वो हिजबुल्लाह से पैदा होने वाले खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। और यही मतभेद अब पूरे समझौते के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन भी इस स्थिति को लेकर चिंतित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस दोनों चाहते हैं कि ईरान के साथ शुरू हुई बातचीत आगे बढ़े और स्थायी समझौते का रास्ता निकले, लेकिन लेबनान में जारी संघर्ष इस प्रक्रिया को और जटिल बना रहा है। और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे और अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान शांति प्रक्रिया को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र पश्चिम एशिया पर टिकी है, जहां एक तरफ शांति की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ जंग की आशंका अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और ये कहा जा सकता है कि युद्ध की स्थिति जो है वो बनी रह सकती है। अब यहाँ पर आप समझिए कि अमेरिका ने तो चलिए इस डील पर साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि इजराइल इस डील से नाखुश नजर आ रहा है और ये कहा जा सकता है कि जितनी भी चीज़ें हैं मध्य पूर्व तनाव को लेकर, ये सारी चीज़ें अपने आप में काफ़ी संवेदनशील है।
तो चलिए सीधे रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर रंगों को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। राज्य के प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण और रंग रोगान को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे की चर्चाएं तेज हैं। मंदिर परिसर को भगवा और सफेद रंग से सजाए जाने पर विपक्ष और सत्तारूढ़ दल जो है उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हुगली जिले में स्थित तारकेश्वर मंदिर पश्चिम बंगाल के सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और हाल ही में मंदिर परिसर के नवीनीकरण और रंगाई पुताई का काम शुरू किया गया है। इसके तहत मंदिर और आसपास की संरचनाओं को भगवा और सफेद रंग से सजाया गया है और इसी को लेकर राजनीतिक विवाद यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मंदिर के रंग रोगन को राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है, जबकि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन इस दावे को खारिज कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि ये काम नियमित रखरखाव और सौंदर्यीकरण परियोजना का हिस्सा है और उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर परिसर को आर्थिक आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर मरम्मत और रंगाई का कार्य किया जाता है और इस बार भी उसी प्रक्रिया के तहत रंग रोगान किया गया है और इसका किसी राजनीतिक कार्यक्रम या व्यक्ति विशेष के दौरे से कोई संबंध नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के संभावित पश्चिम बंगाल दौरे की चर्चाओं के बीच यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि विपक्ष इसे चुनावी और राजनीतिक रणनीति से ही जोड़कर देख रहा है और स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की राय भी है कि इस मुद्दे पर जो राय है वैसे तो वो बटी नजर आ रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर का नवीनीकरण स्वागत योग्य कदम है और इससे धार्मिक स्थल की सुंदरता बढ़ती है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि धार्मिक स्थलों को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए। फिलहाल तारकेश्वर मंदिर का ये रंग रोगन पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे और मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ये मामला आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है। अब देखना होगा कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक मंदिर को लेकर पश्चिम बंगाल में बहस चल रही है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन सकती है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।